कमाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह अपनी बेटियों की शादी बड़े रईस खानदान में करे। फिर भी उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी खाते पीते परिवार में की थी। अपनी हैसियत से ज्यादा ही उन्होंने उनकी शादियों में खर्च किया था। रोली की शादी वे थोड़े ऊंचे खानदान में करना चाहते थे क्योंकि वह उनकी आखिरी बेटी थी। लेकिन जो भी लड़का मिलता था वो इतना ज्यादा दहेज की मांग करता था कि जगजीत जी चाहते हुए भी उस लड़के से रोली की शादी नहीं कर सकते थे। जीत जी को जो लड़का पसंद आता था वह रोली को या इनके घर वाले को पसंद नहीं आता। ऐसे में लड़का खोजते हुए 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया। कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। इस वजह से घर में सब परेशान थे। रोली की उम्र भी निकलती जा रही थी, इसलिए रोली की माँ कमला जी को अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी। एक दिन तो कमला जी ने यहाँ तक कह दिया कि इस बार जो भी लड़का मिलेगा बिना सोचे समझे उससे हम रोली का ब्याह कर देंगे। लेकिन कहा जाता है कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, धरती पर तो हम सिर्फ उसे मिलाते हैं। बस यही सब रोली के साथ भी हुआ। एक दिन अचानक रोली के मौसा जी उनके घर पर आए हुए थे। उन्होंने एक रिश्ते के बारे में जगजीत जी को और कमला जी को बताया। रोली की मौसा जी ने बताया कि लड़का मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम करता है, परिवार भी बहुत छोटा है, सिर्फ लड़का और उसके पिताजी, यानी कि घर में कुल 2 सदस्य हैं। रोली को वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। जगजीत जी ने मौसा जी की बात को काटते हुए कहा कि देखो भाई, लड़का जब इतना पढ़ा लिखा और मुंबई की नामी कंपनी में काम करता है, फिर वो हम जैसे मध्यम वर्गीय घर की लड़की से शादी क्यों करेंगे? आपको तो पता है कि हम इतना ज्यादा दहेज भी नहीं दे सकते हैं। रोली की मौसा जी ने कहा, भाई साहब, आपको दहेज में 1 रुपए भी नहीं देना है, बल्कि शादी का खर्च भी लड़के वाले ही उठाएंगे। बस भाई साहब, लड़के में एक ही कमी है कि लड़के की शादी आज से 3 साल पहले एक लड़की से हुई थी और लड़की का कैंसर रोग के कारण देहांत हो गया। लड़का बहुत अच्छा है, संस्कारी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मुंबई में उनका अपना खुद का आलीशान फ्लैट है। इससे अच्छा रिश्ता तो हमारी रोली के लिए हो ही नहीं सकता। मौसा जी ने इस रिश्ते पर जोर देते हुए कहा। कहीं ना कहीं जगजीत जी को भी यह रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन लड़के की दूसरी शादी है। जब यह बात रोली की माँ को पता चली तो वह चिढ़ सी गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी रोली का विवाह मैं किसी शादीशुदा आदमी से हरगिज नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब घर में कर दूंगी, लेकिन ऐसे लड़के से कभी नहीं करूंगी। क्या पता वो लड़की कैसे मरी है, हमें तो यह भी नहीं पता कि यह मरी है या उन लोगों ने ही उसे मार दिया है। नहीं बाबा नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में तो कभी ही नहीं करूंगी। कमला जी का मन कई आशंकाओं से घिर गया, लेकिन यह रिश्ता जीत जी को बहुत पसंद था। वह रोली की माँ को मनाने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि कमला, एक बार हमें लड़के से मिलने में क्या बुराई है? हो सकता है कि हमारी रोली को वही लोग पसंद ना करें, और फिर लड़के में क्या बुराई है? लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब क्या किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाती है तो क्या उस लड़के की शादी नहीं होती है? इसमें उसका क्या दोष? एक बार दिमाग ठंडा करके सोचो। इतना अच्छा रिश्ता है, हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। हम चाहकर भी इतने अच्छे घर में रोली की शादी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि लड़का बहुत ज्यादा उम्रदराज है। मुझे तो लगता है कि रोली के लिए लड़का सही है। रोली भी देख रही थी कि उसके माँ पिताजी कई सालों से उसकी शादी को लेकर बहुत चिंता में है। वह और अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती। इसलिए जब उससे पूछा गया कि रोली बेटा, तुम्हारी क्या राय है, क्या उस लड़के से तुम्हारी शादी कर दी जाए, उसने बस इतना ही कहा कि आप लोगों को अगर ठीक लग रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो करेंगे वो सही ही होगा। अगले सप्ताह लड़के वाले रोली को देखने के लिए रोली के घर पर अमेठी आए। लड़के का नाम सुभाष था और उसके पिताजी का नाम अनिल वर्मा था। रोली दिखने में सुंदर थी, इस वजह से सभी ने रोली को पहली नजर में ही पसंद कर लिया। उस दिन रोली के मौसा और मौसी भी आए हुए थे। मौसा ने सुभाष और उसके पिताजी अनिल जी से रोली को देखने के बाद पूछा कि क्या आप लोगों को लड़की पसंद है? अगर हाँ बोले तो बात को आगे बढ़ाया जाए। अनिल जी और सुभाष दोनों ने मौसा जी को हाँ में जवाब दिया और कहा, भाई साहब, आप बात को आगे बढ़ाइए, हमें रोली बहुत पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अनिल जी ने जगजीत जी से कहा, आपसे एक विनती है, अगर आप लोग मान जाएंगे तो ठीक है, वरना हमें कोई ऐतराज नहीं है। उनका कहना था कि हम शादी अगर किसी मंदिर में करते तो अच्छा होता, क्योंकि दोबारा घोड़ी चढ़कर शादी करने का सुभाष का मन नहीं है। वह इस शादी को शांतिपूर्वक बिना किसी शोर शराबे के करना चाहते हैं। लड़के वालों की बात सुनकर कमला जी को थोड़ा ऐतराज हुआ। उन्होंने कहा, हमारी सबसे छोटी बेटी रोली की शादी में हम अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते थे। आखिर घर की सबसे छोटी बेटी की शादी है। खैर, अब लड़के वालों की यही मांग है तो हम क्या कर सकते हैं। जगजीत जी लड़के वालों की बात मान गए और रोली की शादी एक शादी समारोह में हो गई। रोली विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में सास तो थी नहीं, तो दरवाजे पर स्वागत करने के लिए सुभाष की चाची और उनकी बेटी नित्या खड़ी थी और साथ में सुभाष के कुछ रिश्तेदार मौजूद थे। शादी के 1 सप्ताह तक तो घर में बहुत चहल पहल थी। जैसे ही सारे रिश्तेदार अपने घर को चले गए, घर बिल्कुल ही सुनसान और वीरान हो गया, क्योंकि सुभाष भी ऑफिस चला जाता और उसके पिताजी भी बहुत कम ही बात करते थे। वह दिन भर अपना कोई ना कोई पुस्तक पढ़ने में लगी रहती थी। रोली भी क्या करती, अब तो शादी होने के बाद उसका भी यही घर था। अब चाहे जैसे भी रहना पड़े, रहना तो पड़ेगा ही। वह अपना दिन भर का काम निपटाती, बाकी समय में घर की साफ सफाई करती और कुछ समय अपना टीवी देखने में बिताती थी। सुभाष ऑफिस से घर आने के बाद भी रोली से कोई खास बात नहीं करता था, बस काम की ही बातें एक दूसरे से होती थी। शुरू में तो रोली को लगा कि नया नया विवाह हुआ है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे, फिर आपस में जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे रहने लग जाएंगे। लेकिन शादी को 6 महीने से भी ज्यादा हो गया। बस सुभाष और रोली के बीच सिर्फ खाने पीने के दौरान ही बात होती थी। सुभाष भी ऑफिस से आता और खाना खाने के बाद सीधे सोने चला जाता। यह भी नहीं पूछता था कि रोली कैसी हो, आज दिन भर तुमने क्या किया। उसके भीतर कोई उत्साह था ही नहीं अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए। कई बार तो रोली यही सोचती थी कि अगर मुझसे सिर्फ खाना बनाने खिलाने के लिए और घर में पोछा बर्तन के लिए शादी करना था तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी। इससे तो अच्छा था कि ये लोग एक नौकरानी ही रख लेते। एक दिन रोली ने बहुत प्यार से खीर बनाई। रोली ने सोचा, आज सुभाष का दिल खीर खिला के ही जीत लूंगी। उसे पता था कि सुभाष को खीर बहुत पसंद है, इस वजह से उसने बड़ी प्यार से बनाया। उसने सुभाष और अपने ससुर जी को कहा कि आप लोग खाने की टेबल पर बैठिए, मैंने आज आप लोगों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन और खीर बनाई है। भोजन के बाद खीर खाकर दोनों लोग चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उसके बाद रोली ने भी अपने लिए खीर निकाली और खाने के लिए बैठ गई। जब खाने बैठी तो उसने खीर टेस्ट किया तो उसे बहुत फीकी सी लगी। उसे याद आया, अरे यार, खीर में तो वो शक्कर डालना ही भूल गई। वह मन ही मन सोचने लगी, सुभाष जी और पापा जी ने तो एक बार भी नहीं कहा कि इसमें शक्कर है ही नहीं, कितनी फीकी बनी है ये खीर। वह बहुत चिंता में पड़
बढ़ गई, सीधे अपने कमरे में गई और सुभाष से कहा कि अगर खीर में शक्कर नहीं थी तो आपने कहा क्यों नहीं। सुभाष का जवाब बस इतना ही था, कोई बात नहीं, टेबल पर शक्कर रखा हुआ था, हमने उसी के साथ खीर खा लिया, आखिर तुम भी तो इंसान हो, गलतियां इंसान से ही तो होती हैं। उस दिन से रोली सच में बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने ससुराल को मैनेज करे। उसे सुभाष में कोई कमी भी नजर नहीं आती थी। वह चाहती थी कि सुभाष उससे अपने मन की हर बात शेयर करे, अच्छी बुरी सारी बातें जैसे दूसरे पति पत्नी करते हैं। मगर सुभाष बहुत शांत रहता, उससे बहुत कम बोलता। अगर वह कभी बाजार जाने के लिए अपने पति से 200 रुपए मांगती तो वह उसे 500 देकर चला जाता। सुभाष की खामोशी रोली को बहुत खलती। एक दिन जब सुभाष ऑफिस गया हुआ था तो उसने मौका देखकर अपने ससुर जी से बात करते हुए पूछा कि पापा जी, सुभाष जी क्या बचपन से ही ऐसे हैं। उन्होंने भी रोली की बातों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बस उन्होंने इतना ही कहा कि ऑफिस में काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो तुमसे ज्यादा बातें नहीं कर पाता होगा, तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता न करो। रोली ससुर की बातों से संतुष्ट नहीं थी। कुछ तो बात जरूर है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर सुभाष ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं। रोली एक दिन सुबह सुबह सबको नाश्ता कराकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसमें एक बगल के ही स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली हुई थी। रोली ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर इंटरव्यू दे दूंगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, दिन भर बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। शाम को जब सुभाष घर आया तो रोली ने इंटरव्यू वाली बात सुभाष से शेयर की। पति से इजाजत लेकर रोली इंटरव्यू देने चली गई। 3-4 लड़कियां थी, सबने बारी बारी से इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन रोली का ही हुआ। अगले 1 तारीख से रोली स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। स्कूल में जाते जाते धीरे धीरे सारे शिक्षकों से उसकी दोस्ती हो गई। उसे बाद में पता चला कि उसके स्कूल में जो एक शिक्षिका पढ़ाती है वह उसके घर के जस्ट बगल में ही रहती है। उस दिन से दोनों साथ ही स्कूल जाते और साथ ही स्कूल की छुट्टी के वक्त घर आती थी। एक दिन रोली जब अपने सहकर्मी दोस्त पूजा के साथ घर वापस आ रही थी तो बातों बातों में उसने पूछा, पूजा तुम कब से यहाँ पर रहती हो। पूजा ने जवाब दिया, रोली मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ। रोली ने फिर पूछा, फिर तो तुम मेरे पति यानी कि सुभाष वर्मा को भी बचपन से जानती होगी ना। हाँ हाँ रोली, क्यों नहीं जानती हूँ, उनको मैं क्या, पूरा मोहल्ला उनको जानता है, वे कमाल के सिंगर हैं। पहले कोई भी मोहल्ले में जागरण या कोई भी गाने का फंक्शन होता था तो सुभाष जी को उसमें जरूर बुलाया जाता था। लेकिन जब से सुभाष जी की पहली पत्नी पायल का निधन हुआ उन्होंने किसी से मिलना जुलना सब बंद कर दिया, काफी खामोश रहने लगी, किसी भी कार्यक्रम में पहले जैसा अब भाग भी नहीं लेते। उसी समय रोली ने पूजा से एक और सवाल दाग दिया, एक बात बताओगी पूजा, तुम मुझे क्या बता सकती हो कि सुभाष की पहली पत्नी की मौत कैसे हुई थी। पूजा ने कहा, रोली मुझे भी उतना तो पता नहीं, बस इतना पता है कि उनकी पत्नी की मौत रसोई घर के गैस चूल्हे में लीकेज होने और आग लगने से हुई थी। अब तो रोली बिल्कुल ही सहम गई। हो ना हो दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि उसे तो यह बताया गया था कि उसकी पहली पत्नी बीमारी की वजह से मरी थी, लेकिन यहाँ तो पूजा बता रही है कि आग लगने से उसकी पहली पत्नी की मौत हुई है। अब रोली को शक होने लगा कि कहीं ये लोग मिलकर सुभाष की पहली पत्नी को जला तो नहीं दिए। अगर ये बात सही है तो फिर हम लोगों से झूठ क्यों बोला कि सुभाष की पहली पत्नी की बीमारी की वजह से मौत हुई। इसी उधेड़-बुन में घर आने के बाद ही रोली ने सीधे अपनी माँ को कॉल मिलाया और सारी बातें अपनी माँ से शेयर की। अब तो रोली के घर वाले भी डरने लगे कि कहीं हमारी बेटी के साथ भी कुछ ऐसी ही दुर्घटना न हो जाए। रोली का मन बिल्कुल ही बेचैन हो रहा था, उसका मन अपने ससुराल में बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उससे हर बात छुपाई गई है, पता नहीं और क्या क्या बातें उससे छुपाई जाती है। शाम को जैसे ही सुभाष ऑफिस से घर आया रोली ने कहा कि कल मुझे मेरे मायके पहुंचा दो, मेरा मन अभी यहाँ नहीं लग रहा है, कुछ दिनों के बाद मुझे लेने आ जाना। सुभाष का एक ही बार में मान जाना रोली को बिल्कुल ही अजीब लगा। एक बार भी नहीं कहा कि अभी क्यों जाओगी, बाद में चली जाना। उसने हाँ में सिर हिला दिया है, ठीक है कल मैं पहुंचा दूंगा। सुभाष ने रोली को उसके मायके छोड़ दिया। घर में अब सारे परेशान थे, लेकिन रोली के पापा ने कहा कि देखो बेटी, जो होना था वही तो हो गया, अब सुभाष तुम्हारा पति है, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम यह देखो कि तुम्हारे साथ सुभाष कैसा व्यवहार करता है। पापा यही तो परेशानी है, सुभाष मुझसे कुछ कहता ही नहीं है, सिर्फ मुझसे रिश्ता खाने पीने तक का ही है, उसके बाद वह अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ हंसे बोले, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों। रोली के पापा बोले, हाँ ये बात सोचने वाली है। रोली के पापा बोले कि बेटी एक काम करो, सुभाष के सगे चाचा चाची यही इसी शहर में रहते हैं, कल उनके घर चलते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है। उसी समय जगजीत जी ने सुभाष के चाचा जी को फोन लगाया और उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। चाचा और चाची जी की बेटी नित्या से रोली की अच्छी दोस्ती हो गई थी। नंद भाभी की कभी कभी फोन पर भी बात हो जाया करती थी। रोली ने नित्या को फोन लगाया और कहा, हम लोग मनगढ़ मंदिर घूमने आ रहे हैं, टाइम मिलेगा तो हम चाचा जी और चाची जी से मिलने घर भी आएंगे। रोली ने उसे पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि अगर ऐसा बताती तो उसे शक हो जाता। वह चाहती थी कि नित्या को शक भी ना हो और बात भी उसे पता चल जाए। अगली सुबह रोली और उसके पापा जगजीत जी नित्या के घर पहुंच गए। चाचा चाची और नित्या ने भाभी और उसके पापा को खूब अच्छी तरह से मेहमान नवाजी की। नित्या ने बातों बातों में ही पूछा कि भाभी आपके और भैया के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना, आप अचानक से अपनी मायके चली आई। रोली ने कहा, नहीं नित्या ऐसा कुछ नहीं है, बस मन नहीं लग रहा था तो मैंने सुभाष जी को मुझे मेरे मायके छोड़ कर आने के लिए कहा। नित्या ने रोली भाभी के चेहरे को भांप लिया। उसने कहा, भाभी आप इतना परेशान क्यों दिख रही हैं, कोई बात है तो आप मुझसे बेहिचक करिए, जितना भी हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगी। यह बात सुनते ही रोली अपनी ननद के गले लग गई और रोते हुए बोली, नित्या मुझे आपसे आपके भैया के बारे में सब कुछ जानना है, अगर आप मुझे अपनी भाभी मानती हैं तो आप मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगी। हाँ भाभी बताइए क्या जानना है आपको सुभाष भैया के बारे में। चाची जी भी रोली को रोते देखकर चुप कराते हुए बोली, बहू तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे अपनी सासू माँ समझकर शेयर कर सकती हो, सुभाष मेरा बेटा ही है, इसके नाते तुम मेरी बहू हुई, बताओ आखिर कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाई जा रही है। रोली ने चाची जी से कहा, चाची जी जब से शादी हुई है वो मुझसे इतना चुप चुप क्यों रहते हैं, ऐसा लगता है कि कितने दर्द अपने अंदर समेटे हुए हैं, कुछ भी चीज मुझसे अपनी शेयर नहीं करते हैं, न ऑफिस की न कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। हमें बताया गया था कि उनकी पहली पत्नी की मौत बीमारी होने की वजह से हुई थी, जबकि मुझे पता चला है कि उनकी पहली पत्नी की मौत जलने से हुई और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सच क्या है। चाची जी बोली, बहू तुम बिल्कुल ही निश्चिंत रहो, सुभाष बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, वह कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। और रही बात तुमसे बात छुपाने की, तो आज मैं वो सारा सच तुमको जरूर बताऊंगी। दरअसल बात यह है कि सुभाष और पायल दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करती थी।
शादी होने के बाद सुभाष नहीं चाहता था कि पायल दोबारा से नौकरी करे। इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई। गुस्से की वजह से पायल बहू खाना भी सही तरीके से नहीं बनाती थी, बस जैसे तैसे कुछ भी बनाकर दे देती थी। एक दिन की बात है, खाना बनाते वक्त पायल शायद सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। इस वजह से जब उसने खाना परोसा तो सुभाष ऑफिस वर्क की वजह से टेंशन में उस पर गुस्सा कर दिया कि अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो छोड़ दो, ये भी मत बनाओ, हम बाहर से खा लेंगे। पायल भी गुस्से में सुभाष पर चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग इसलिए नहीं की थी कि तुम्हारे घर बैठकर तुम्हारा खाना बनाऊंगी, तुम्हारे कपड़े साफ करूंगी। उनके रोज रोज के झगड़े की वजह से पायल ने कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती, मुझे तलाक चाहिए। अलग होने की बात सुनकर सुभाष बेचैन हो गया। उसने पायल से माफी मांगी और कहा कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम अगर नौकरी करना चाहती हो तो जरूर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद दोनों में आपस में बात सुलझ गई थी। पायल ने नौकरी ज्वाइन कर ली। एक दिन सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में शायद गैस का मेन स्विच ऑन रह गया और पायल बहू जब स्नान करके रसोई घर में आई और जैसे ही उसने स्विच ऑन किया रसोई घर में आग लग गई और बहू पूरी तरह से आग की लपटों में झुलस गई थी। सुभाष अपने ऑफिस में था। उस समय अनिल भाई साहब गांव गए हुए थे। सुभाष को जैसे ही खबर मिली वे बेतहासा दौड़ता हुआ घर आया और जब तक वे लोग उसे अस्पताल लेकर गए तब तक बहू का शरीर 90% तक झुलस गया था। बाद में सब जगह ये अफवाह उड़ाई गई कि सुभाष के झगड़ों के कारण बहू ने खुद को आग लगा ली। पुलिस कार्रवाई भी हुई, जैसे तैसे करके मामले को रफा दफा किया गया। उस दिन के बाद सुभाष बेटा तो पूरी तरह से खामोश हो गया। वह पायल की मौत का खुद को जिम्मेदार मान रहा था। इतना कहते कहते चाची जी की आंखों में आंसू उमड़ आए। फिर नित्या ने कहा, शायद इसी वजह से भैया आपसे ज्यादा नहीं बोलते होंगे। वह आज तक पायल भाभी की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है। आप जॉब भी करने जाती हैं तब भी आपको भाई कुछ नहीं बोले, क्योंकि भैया बुरे इंसान नहीं है। उन्होंने पायल भाभी को इसीलिए जॉब करने से रोका था कि हम दोनों नौकरी करके क्या करेंगे, जब मैं पैसे कमाता ही हूँ तो तुम घर में रहो और अपना और मेरा ख्याल रखो। खैर छोड़िए, होने को कौन टाल सकता है। फिर चाची जी ने कहा, सुभाष की चुप्पी की वजह से भाई साहब उसे मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें ज्यादा समय अकेले न छोड़ा जाए, नहीं तो ये अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। इन्हें अंदर ही अंदर कोई चिंता खाई जा रही है। फिर हम सब परिवार वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि सुभाष की दोबारा शादी कर दी जाए तो शायद फिर से ये पहले जैसा हो जाएगा। उसका तो मन बिल्कुल भी नहीं था शादी करने का। हम सब ने ही जबरदस्ती सुभाष की शादी कराई है। हमें क्या पता था कि तुम्हारे साथ भी ऐसे ही रहेगा। हमें तो लगा था कि शादी के बाद उसमें बदलाव आ जाएगा। चाची जी की बात सुनकर रोली के मन में सुभाष के प्रति प्यार और भी बढ़ गया। वह अब अपने ससुराल उसी पल जाना चाहती थी और उसी दिन ठान लिया कि वह सुभाष को बदल कर रहेगी। रोली अपने पापा के साथ सीधे अपने ससुराल पहुंच गई। मुंबई आते आते रोली को रात हो गई थी। वह जैसे ही अपने घर पर रात को पहुंची दरवाजा खटखटाया तो सुभाष ने दरवाजा खोला। रोली को इतनी रात को देखकर वह काफी डर गया। क्या हुआ रोली, तुम इस समय आई हो? रोली ने कहा, अंदर भी आने देंगे कि दरवाजे पर ही सब कुछ पूछ लेंगे। थकावट से उसे जल्दी ही नींद आ गई। अनिल जी से मिलकर दूसरे दिन उसके पापा वापस चले गए। धीरे धीरे रोली वो हर चीज करना शुरू कर चुकी थी जो सुभाष को पसंद था। सुभाष को फिल्म देखने जाने का मन नहीं होता था, फिर भी जबरदस्ती उसके पसंद के हीरो की जब भी फिल्म रिलीज होती थी उसे दिखाने ले जाती। कुछ दिनों के बाद सुभाष और वह घूमने के लिए शिमला भी गए, क्योंकि सुभाष को बर्फीली जगह पर घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद था। रोली नित्या से सुभाष की पसंद नापसंद के बारे में पूछती रहती थी। शिमला जाकर सुभाष को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह रोली के साथ बहुत गलत कर रहा है। अतीत की वजह से रोली को कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया था, लेकिन वह अब अपने अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ने का स्वयं से वादा करता है। सुभाष धीरे धीरे रोली को चाहने लगा। जब भी दोनों को आपस में टाइम मिलता दोनों एक दूसरे को चुटकुले सुनाते, इधर उधर की बातें करते। कब समय निकल जाता दोनों को पता ही नहीं चलता था। कुछ दिनों के बाद घर में एक नन्हा मेहमान भी आ गया। सुभाष और रोली का जीवन खुशियों से भर गया था। कभी रोली को अपने पिया का घर जेल लगता था, लेकिन अब यही पिया का घर उसे प्यारा लगने लगा था। तो बस आज की कहानी में इतना ही।